बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और इसके जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम आज सोल्व करेंगे। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसकी लेक्चर सीरीज तमाम लेक्चर जो है वो अपलोड किए जा चुके हैं, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी और जो सोल्व्ड एग्जाम्पल हैं वो भी सोल्व की जा चुकी हैं। अब ये लास्ट पोर्शन है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके लिए आप लोग अपने रजिस्टर निकाल लीजिए, बॉल पॉइंट निकाल लीजिए और साथ साथ आप लोग इनको सोल्व करेंगे। आइए इनका आगाज करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। मतलब लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है जो लाइट एक साल में ट्रेवल करती है। आपने फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी मीटर आर देयर इन 1 लाइट ईयर। आप लोगों ने बच्चों मालूम क्या करना है, सबसे पहले डाटा की बात करते हैं। हम डाटा इसका लिख लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है आपके पास। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है, 1 ईयर। मतलब जो रोशनी है, जो लाइट है, एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। डिस्टेंस आपने एस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसमें बेटे आपका फार्मूला क्या लगेगा, एस इक्वल टू वी क्रॉस टी। आप वी और टी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस निकल आएगा। आइए देखिए जरा, एक ईयर में सेकंड कितने होते हैं। आप जानते हैं एक साल में 365 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे और फिर एक घंटे में 60 मिनट और फिर 60 सेकंड होते हैं। इन तमाम को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 3.1536 × 10⁷ सेकंड। ये बच्चों एक साल में सेकंड्स की तादाद है। आप जस्ट इस फार्मूला में v की जगह पर स्पीड ऑफ लाइट और t की जगह पर ये जो साल में सेकंड हैं उनकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब जो आप अगर इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो 9.5 × 10⁻15 मीटर फासला या डिस्टेंस आता है। ये पहला न्यूमेरिकल है, आसान सा है, होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब दूसरा न्यूमेरिकल है, इसके 3 हिस्से हैं। आपने पहले में मालूम करना है हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर। एक साल में सेकंड्स की तादाद आपने निकालनी है, हाउ मेनी सेकंड इन 1 ईयर। ठीक है, अब ये बच्चों आप ये वाला काम कर चुके हैं ऑलरेडी। इधर गौर कीजिएगा, ये पोर्शन अभी अभी आपने सोल्व किया है। 1 ईयर एक साल में 365 दिन और एक दिन में घंटे 24, फिर 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं। सेम ये प्रोसीजर मैंने यहाँ पे रिपीट ही किया है। तो आप ये सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सा तरीका है एक साल में सेकंड्स की तादाद को निकालने का। तो ये पहला पोर्शन तो आपने इजीली कर लिया। अब दूसरा इसका पोर्शन है हाउ मेनी नैनो सेकंड इन 1 ईयर। एक साल में आपने नैनो सेकंड, नैनो बेटे होता है 10⁻⁹ के इक्वल। तो सेकंड्स आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो वही मैंने लिखा टाइम सेकंड में लिख दिया जो आपने ऊपर फाइंड आउट किया है। अब नैनो में आपने निकालने के लिए क्या करना है, 10⁹ से मल्टीप्लाई कर देना है और 9 से क्या कर देना है, 10⁹ से ही डिवाइड कर देना है। अब ये ऊपर वाला 9 पॉजिटिव है, 7 के साथ ये पावर ऐड होगी तो 16 बन जाएगा, जबकि ये नीचे वाला 9 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और 1 नैनो मैंने क्या कहा है, किसके इक्वल है, 10⁻⁹ के इक्वल। तो 10⁻⁹ की जब हम नैनो लिख सकते हैं तो टाइम आ गया 3.1536 × 10⁻16 नैनो सेकंड। मतलब एक सेकंड में आपने नैनो सेकंड्स की तादाद निकाल ली। ये बच्चों बड़ा आसान है, बिल्कुल जैसे आपने एक साल में सेकंड निकाले, यहां पे भी वही काम कर लिया। अब जो सेकंड निकालने में नैनो में करना है तो 10⁻9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड कर दिया। तीसरा पोर्शन देखते हैं, हाउ मेनी ईयर इन 1 सेकंड। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक सेकंड में बताएं साल कितने होंगे। तो बच्चे इससे थोड़ा सा परेशान होते हैं कि सर इस बात का क्या मतलब। इसका मतलब ये बच्चों कि एक सेकंड जो है वो साल का बेसिकली कितनवा हिस्सा है। 1 ईयर में कितने, एक साल में कितने, एक सेकंड में कितने साल होते हैं, इसका मतलब क्या है, एक सेकंड वो साल का कितनवा हिस्सा है। तो बेटे 1 ईयर आपके लिए मसला ही नहीं अब रहा, वो आपको निकालना आ गया है 3.1536 × 10⁻⁷ सेकंड। अब ये सारा पोर्शन आप क्या करें, इधर लाके डिवाइड कर देंगे तो इधर क्या बचेगा, 1 सेकंड।
जब आप 1 डिवाइडेड बाई 3.1536 मल्टीप्लाई 10⁻7 डिवाइड करेंगे तो आपका बेटे आंसर आएगा 3.1 मल्टीप्लाई 10⁻8 ईयर्स। मतलब एक सेकंड जो है वो 3.1 मल्टीप्लाई 10⁻8 इस इतनवा हिस्सा है किसका, एक साल का। ठीक है, अब जो न्यूमेरिकल नंबर 3 पे हम आज चलते हैं। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। एक आपके पास बेटे ना रेक्टेंगल टाइप एक रेक्टेंगुलर प्लेट कह लेंगे है, इसकी लेंथ और विड्थ दी गई। लेंथ मिसाल के तौर पे इसकी दी गई 15.3 सेंटीमीटर और विड्थ इसकी कह लें 12.8 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट। आपने बच्चों एरिया निकालना है, कैलकुलेट एरिया करना। फार्मूला लेंथ क्रॉस विड्थ लगाया, 15.3 सेंटीमीटर 12.8 किया तो आपका जवाब आ गया 195.84 सेंटीमीटर के। बच्चों आप फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट हैं। अब ये आपसे बिल्कुल मैट्रिक लेवल का या 8th 9th का क्वेश्चन तो पूछा नहीं जा रहा कि आपने सिंपल लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई किया और एरिया निकाल दिया। तो बेसिकली इसमें असल फिजिक्स क्या है बच्चों ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेंथ और विड्थ। आपने लेंथ और विड्थ को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, जवाब आपके पास आ गया। अब इसमें जो आपने देखना है अपने आंसर को आप कह लेंगे सूटेबल या प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए बच्चों देखें इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 15.3 में इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें भी कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो कम से कम जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं आप उतने काउंट करते हैं। तो आपने अपना आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक महदूद रखना है, 3 तक, लेकिन इसमें कितने आए हैं, 5। तो अब आप अपना आंसर लिखेंगे 195.8 लिखेंगे या इसको राउंड ऑफ करेंगे, जी ये राउंड ऑफ हो जाएगा, आप इसको लिखेंगे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेसिकली यहाँ पे आप राउंड ऑफ करके लिखेंगे, अदरवाइज अगर आप ऐसे आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग होगा, आपके मार्क्स कटेंगे बेसिकली। फिर बेटे आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं 1.4। इसमें भी इसी तरह की कोई फिजिक्स है। ऐड द फॉलोइंग मैसेज। आपके पास ये 4 मैसेज दिए गए हैं, M1 M2 M3 M4। आपने इन तमाम मैसेज को क्या करना है, ऐड करना है जी। इन तमाम को ऐड किया, हमारे पास आंसर है 19.398 किलोग्राम। बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर कितने इसमें आए, 2 और 3 5। आपका जवाब कहां तक होना चाहिए, देखिए जरा, इसमें 4 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें भी 3 हैं। अब आप कितने लेंगे, जब बच्चों आप ऐड कर रहे हो, ये रूल मैंने आपको सिखाया है, जब भी आप ऐड कर रहे हो आपने देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कम से कम कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 3 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें 2। तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने आ रहे हैं, कम से कम 1 आ रहा है। तो आपने जितने आप कहने कम से कम वाला होगा उसको नोट करना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनने चाहिए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे 19 पॉइंट, इसको राउंड ऑफ कर दें तो 4 किलोग्राम। ये आपका असल आंसर होगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद कम से कम तक आपने लेने हैं। तो ये बेटे न्यूमेरिकल था 4। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.5। तो बच्चों अब 1.5 को डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1.5 बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को इसको समझने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बड़े ही आसान से तरीके से समझाऊंगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोगों ने साथ साथ इसको समझना है, आपको इस न्यूमेरिकल को दोबारा किसी और से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड इट्स अनसर्टेनिटी। आपने बच्चों जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दूसरी चीज क्या करनी है, उसमें अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है। क्या है, यूजिंग टी इक्वल टू 2 बाई अंडर रूट एल ओवर जी। ये टाइम पीरियड का फार्मूला दिया गया है फ्रॉम द फॉलोइंग मेजरमेंट्स ड्यूरिंग मेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। बच्चों डाटा मैं यहाँ पे इस न्यूमेरिकल का निकाल के लिख दिया है। इसमें जो लेंथ पेंडुलम की ली गई है वो 100 सेंटीमीटर ली गई है। आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर आ जाएगा। और 20 वाइब्रेशंस के लिए जो टाइम लगता है वो 40.2 सेकंड लगता है। आपका नंबर ऑफ वाइब्रेशन 20 है।
लास्ट में लाइन लिखी गई है लेंथ वाज मेजर्ड बाय मीटर स्केल ऑफ एक्यूरेसी अप टू 1 मिलीमीटर। मतलब जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं लेंथ मेजर करने के लिए उसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है। मैंने मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया 0.001 मीटर। और जो स्टॉप वॉच आपने यूज की जिससे 20 वाइब्रेशंस आपने ली हैं वो उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये डाटा है। लेंथ आपने निकाल ली, 20 वाइब्रेशंस का टाइम पीरियड निकाल लिया, लीस्ट काउंट दोनों चीजों के आपको दिए गए हैं। आपने मालूम करनी है जी और जी में अनसर्टेनिटी। अब सबसे पहले ना हम जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बच्चों फार्मूला क्या आपको दिया गया है, T = 2 पाई √L/G। आपने मालूम क्या करना है बोला, जी की वैल्यू निकालनी है। तो बेटे जी के लिए आप दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेंगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपका टी स्क्वायर = 4 पाई स्क्वायर इंटू L/G आ जाएगा। हमने जी की वैल्यू निकालनी है तो इनकी वैल्यूज को रिप्लेस कर लें, जी इधर आ जाएगा, टी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ये फार्मूला अब आपने यूज करना है। ठीक है बच्चों, अब हम निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आपके पास लेंथ 100 सेंटीमीटर थी, टाइम जो 20 वाइब्रेशन के लिए है वो आपके पास कितना था 40.2 सेकेंड। अगर आप 1 वाइब्रेशन के लिए टाइम पीरियड निकालें तो कितना आएगा, तो बच्चों आपका टोटल टाइम बटा नंबर ऑफ वाइब्रेशन करेंगे 40.2/20 करेंगे तो 2.01 सेकेंड आपके पास एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड आ जाएगा। अब आप फार्मूले में वैल्यूज पुट करें। फार्मूले में जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो आपका फाइनल जो आंसर आता है वो आता है 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यहां तक सिंपल है। अब आपका मेन टारगेट, मेन टास्क शुरू हो जाता है, जो कि आपने क्या फाइंड करना है, अनसर्टेनिटी इन जी फाइंड आउट करनी है। तो अनसर्टेनिटी बच्चों फाइंड करने के लिए दो चीजें आप देखें इस फार्मूले में मौजूद हैं। एक आपके पास लेंथ है और एक टाइम है। ठीक है जी, अब आप लेंथ की अब ये डिवीजन हो रही है, आप जानते हैं मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इसमें आप क्या करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देते हैं। तो इसके लिए आप पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकालेंगे लेंथ की और टाइम पीरियड की। तो मैं क्या करता हूं, जी में अनसर्टेनिटी निकालने के लिए सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने जा रहा हूं लेंथ में। तो लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का फार्मूला क्या है, लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100%। लीस्ट काउंट कितना है भला 0.001 और डिवाइड आप किससे करेंगे, मेजर्ड वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 1 मीटर और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास आ गई 0.1%। अब आपने निकालनी है बच्चों टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी। ये मेन टास्क है, इसमें जरा थोड़ा सा तवज्जो ज्यादा दीजिएगा। अब बच्चों ना अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका है लीस्ट काउंट ओवर, ये इसमें टाइम यूज हो रहा है, टाइम है तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन। आपके पास वाइब्रेशन कितनी है 20, तो 20 के लिए जो लीस्ट काउंट दिया गया है बेसिकली वो कितना दिया गया था 0.1 सेकेंड। आपने बच्चों एक वाइब्रेशन के लिए निकालना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो लीस्ट काउंट दिया गया था 20 के लिए 0.1 और नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आपके पास आएगा 0.005 सेकेंड। ये एक वाइब्रेशन के लिए आपका लीस्ट काउंट निकल आया है। अब इसको आप यूज करेंगे टाइम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए। ये आपके पास लीस्ट काउंट ओवर क्या आएगा मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100%, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का फार्मूला है। कितना आपने निकाला लीस्ट काउंट 0.005 और ये मेजर्ड वैल्यू कितनी है 1 वाइब्रेशन की आप यहां पे निकाल चुके हैं 2.01 सेकेंड। आप बेटे इसमें पुट करेंगे तो आपके पास टाइम में जो अनसर्टेनिटी निकली 0.25% निकली। इसकी बच्चों अगर आपको समझ ना आए तो एक दफा इसको ये वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाके दोबारा सुनिएगा, आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों आपने टोटल अनसर्टेनिटी निकालनी है जी में। आपने टाइम की भी निकाल ली और लेंथ की भी निकाल ली। टोटल के लिए आपने क्या करना है, ये लेंथ है और ये टाइम, इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आप ऐड करते हैं। लेकिन जो पावर होती है ना बच्चों, पावर के लिए रूल है, आपको पता है कि पावर स्टार्ट में आ जाती है। तो टाइम
टी की स्केयर है तो टी की पावर, तो टी के लिए पावर शुरू में आ जाएगी। लेंथ की 0.1 है, टी की 0.25 आपने निकाली, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 0.5 आ जाएगी। इनको ऐड करेंगे तो जी की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकली वो 0.6% निकल आई। ठीक है बच्चों, होप सो आपको इस बात की समझ आ गई होगी जो जी में हमने अनसर्टेनिटी निकाली है। अब आप अपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख लें। आपके पास क्या आ गई, 9.76 आपने निकाली है और ये परसेंटेज में आपने आंसर लिख दिया। लेकिन ना आंसर हमें चाहिए फ्रैक्शन में, परसेंटेज की फॉर्म में नहीं चाहिए। तो ये जो 0.6% है ये 9.76 का है, तो हम इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू निकालेंगे। तो 0.6% किसका, 9.76 का, वो बेटे तकरीबन वैल्यू 0.05856 आती है, तो राउंड ऑफ किया तो 0.06 लिख दिया। अब ये 9.76 में हम इसको ऐड करके लिख देंगे 0.06 मीटर पर सेकेंड। तो बेटे ये है न्यूमेरिकल नंबर आपके पास 1.5। इस पे थोड़ा टाइम जरूर लगा है, लेकिन इसको आप अब मेरे ख्याल में अगर आपने इसको समझ लिया है तो आपको दोबारा कहीं और से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो अब हम बच्चों डिस्कस करने लगे हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.6। न्यूमेरिकल नंबर 1.6 अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है आपके पास, तो ये आपने लाजमी सोल्व करना है। 1.6 है, व्हाट आर द डायमेंशन एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन द फार्मूला। बच्चों आपके पास ये फार्मूला दिया हुआ है फिजिकल टू जी m1 m2 और r²। आपने यहाँ पे ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका आपने यूनिट फाइंड आउट करना है और इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन निकालते हैं। जी को इधर ही रहने दें, बाकी r² इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और मैसेज दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अब जो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है तो उसका मीटर स्क्वायर, और मास का किलोग्राम होता है तो ये हमने लिख दिया किलोग्राम स्क्वायर। अब जो ना यहाँ पे न्यूटन जो है, न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो हमने इस फार्मूला में इसमें न्यूटन की वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे 1 किलोग्राम से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आएगा पर किलोग्राम और मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। ये बच्चों आपके पास आ गया इसका यूनिट। अब आपने अगर डायमेंशन फाइंड आउट करनी है तो आप इससे इजीली जो है वो डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। किलोग्राम मास का यूनिट है तो कैपिटल एम, और मीटर लेंथ का है तो कैपिटल एल, और फिर सेकंड जो है वो कैपिटल टी। तो ये बच्चों आपके पास आ गई डायमेंशन ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 1.7 है, शो दैट द एक्सप्रेशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। एक आपके पास ये आप जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये दी गई है, आपने प्रूव करना है कि आया कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन चेक करनी है। तो जो इसके लिए हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालते हैं। आप जानते हैं वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L पर T, ये हमने लिख ली। अब राइट हैंड साइड की हमने निकालनी है, तो ये Vi जो है ये भी वेलोसिटी है इसकी आ गई। एक्सेलरेशन बच्चों होता है आप जानते हैं L पर T स्क्वायर, और टाइम की डायमेंशन होती है T। ये T जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो L पर T और ये भी L पर T, ये जमा हो जाएंगे तो 2L पर T बन जाएगी। ये बच्चों 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आई थी L पर T और राइट हैंड साइड की भी क्या आ गई L पर T। तो ये आपके पास जो इक्वेशन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल नंबर 1.8 बड़ा अहम है। इसके टाइप की हम एक एग्जांपल भी सोल्व कर चुके हैं। देखते हैं जी कि इसमें क्या पूछा गया है। स्पीड ऑफ साउंड वेव्स थ्रू ए मीडियम मे बी अज्यूम्ड टू डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड द मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी। बच्चों ना स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, डेंसिटी पे और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। आपने करना क्या है, आपने जी फार्मूला फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ साउंड का। तो ये तरीका मैंने आपको पहले बताया हुआ है, अब आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको समझ लें। डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है तो आप डेंसिटी पे इसको इसके डेंसिटी के प्रोपोर्शनल ले लें।
मॉडुलस इलास्टिसिटी पे डिपेंड करी, इसके प्रोपोर्शनल ले लें। इनकी पावर जो है वो ए और बी डिफरेंट या एक्स वाई कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। इसको इकट्ठा करें तो स्पीड आपको प्रोपोर्शनल आ गई डेंसिटी के और मॉडुलस इलास्टिसिटी के, इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, कांस्टेंट। इस इक्वेशन को बच्चों नाम दे दें, कोई ए दे दें या 1, मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे स्पीड की डायमेंशन मैंने लिख दी, डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम होती है उसकी भी डायमेंशन लिख दी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बच्चों जो होता है वो होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, उसकी भी डायमेंशन मैंने स्ट्रेन की नहीं होती तो फोर्स ओवर एरिया करके इसकी भी डायमेंशन m पर l पर t स्क्वायर राइट कर दी है। अब जरा आगे चलें, इन सारी चीजों की स्पीड, डेंसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन तीनों की डायमेंशन को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। स्पीड की जगह पे l पर t आ गया, कांस्टेंट को मैंने k से रिप्रेजेंट, ये डेंसिटी की होगी और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन हो गई। अब बच्चों ना ये पावर्स जो दी हुई हैं, आप इसके ऊपर ए और इसके ऊपर बी, इनको जरा इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो मास की ए आ जाएगी, ये जो एल है इसकी -3a हो जाएगा, और ये यहाँ पे आप करेंगे बी, इसके ऊपर बी आ जाएगा, ये -b और फिर ये -2b। अब बच्चों ना इधर मास इन्वॉल्व है, हमने नेक्स्ट करने हैं कोफिशिएंट को कंपेयर नेक्स्ट करना है, तो तीनों को मैंने मैनेज करने, इधर भी m मेंशन कर दे, तो m है नहीं तो इसकी पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, m की पावर a और यहाँ पे m एक है जिसकी पावर b है, तो m को इकट्ठा किया तो a प्लस b आ गया, फिर l यहाँ पे -3a है, इधर भी है l -b, तो इसकी भी पावर इकट्ठी करके लिख दी, इधर t नहीं है तो t की पावर वैसे ही आ गई -2b। अब बच्चों आपने लेफ्ट साइड पे जो पावर्स दी हुई हैं और जो राइट साइड पे दी हुई हैं m, l और t की, इनको कंपेयर करना है, इसे कोफिशिएंट ऑफ आप कहते हैं जी कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। तो इधर m0, इधर ma प्लस b, l1 l -3 b, t -1, इधर t -2b, यहां से a प्लस b किसके इक्वल निकला, 0 के इक्वल, -3a b किसके इक्वल निकला, ये आपके पास निकलेगा 1 के इक्वल, ये सॉरी -1 नहीं है, 1 के इक्वल, और फिर ये -2 भी किसके इक्वल निकलेगा, -1 के इक्वल। ओके बच्चों, अब जरा आप वैल्यू निकालें, इसको आप फार्मूला 1 कह लें, इसको 2 कह लें, इसको 3 कह लें। यहां से बिल्कुल इजीली आपके पास जो है ना b की वैल्यू निकल आएगी। निकालें जरा b की वैल्यू, क्या आएगी, b आ जाएगा -1 ओवर -2, तो b आ गया बच्चों 1/2, ठीक हो गया। अब b आ गया 1/2, इस b की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस b, तो b की जगह पे 1/2 इज इक्वल टू क्या है, 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1/2। चलें, आपने बच्चों a और b ये जो पावर्स आपने शुरू में ली थी उनकी वैल्यूज निकालनी। अब आप इस फार्मूले में वैल्यूज जो है वो a और b की पुट कर दें, आपका जो है वो काम हो जाएगा। चलें, अब बेटे आपके पास आ गया v इज इक्वल टू कांस्टेंट, डेंसिटी की पावर, डेंसिटी a की वैल्यू कितनी आई, -1/2, और e की वैल्यू क्या आई, पावर b कितनी आई थी, 1/2। अब बच्चों ये जो 1/2 है ये वाला जजर के इक्वल नहीं होती, इसको आप कह लें जजर की भी वैल्यू 1/2 होती है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, e की पावर 1/2, डेंसिटी की पावर भी 1/2। इनको ओवरऑल अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, e ओवर डेंसिटी। ओके बच्चों, ये आपके पास फार्मूला आ गया स्पीड ऑफ साउंड का, ठीक है जी। अब कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है ये एक्सपेरिमेंट से हम मेजर करते हैं, तो वो हम वैल्यू नहीं लिख रहे, बाकी आपका ये न्यूमेरिकल जो 8 है वो सोल्व हो गया। नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करेंगे अभी न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल नंबर 1.9 है बच्चों, शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E is equal to mc square is dimensionally consistent। मतलब आपने बताना है कि जो आइंस्टाइन की ये जो इक्वेशन है E is equal to mc square, ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड आप हमने ली एनर्जी,
इसका बेटे यूनिट होता है, ये वर्क वाला यूनिट ही होता है, W जैसे FD होता है, आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या है, किलोग्राम इसकी डायमेंशन आएगी m, मीटर की मीटर लेंथ का यूनिट है तो इसकी आएगी L स्क्वायर और सेकंड की क्या आएगी पाई टी स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड की है। अब हम डायमेंशन निकालेंगे इसकी राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड क्या है mc स्क्वायर, m का यूनिट किलोग्राम, c स्पीड है या वेलोसिटी है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, स्क्वायर होने की वजह से मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो अब जो आपके पास मीटर किलोग्राम की m, मीटर की L स्क्वायर और इसकी पर टी स्क्वायर। अब देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। नेक्स्ट बच्चों लास्ट न्यूमेरिकल है, इसको डिस्कस करते हैं। 1.10 है, सपोज we are told that the acceleration of a particle moving in a circle of radius r with uniform speed v is proportional to some power of r, say r and some power of v या क्या लें v m, determine the powers of r and v। बच्चों इसमें ना आपके पास उसने कहा है कि एक्सेलरेशन r और जो v है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, r की कोई पावर n है और v की कोई पावर m है। आपने ये जो पावर्स है ना n और m, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने लास्ट न्यूमेरिकल में 1.8 में आपने वो a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करके फार्मूला में पुट की थी, सेम वही पैटर्न है। आइए देखते हैं। अब इसमें आप जानते हैं एक्सेलरेशन r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले हम पावर a लेते थे, यहाँ पे n हमने ले ली और v के प्रोपोर्शनल है, हमने m ले ली, इसको इकट्ठा किया, ये कांस्टेंट आ गया और r n और v, ये एक मेन इक्वेशन है जिसमें हम n और m की वैल्यूज पुट करेंगे एंड पे। अब जो लेफ्ट हैंड साइड एक्सेलरेशन है उसकी हमने डायमेंशन लिखी L पर टी स्क्वायर, r डिस्टेंस है उसकी डायमेंशन हमने लिखी L और v स्पीड है वेलोसिटी है उसकी हमने लिखी L पर टी। ओके, अब ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो कांस्टेंट की जगह पे k पुट कर दिया, एक्सेलरेशन की जगह पे L पर टी स्क्वायर, फिर r की जगह पे L और v की जगह पे L पर टी। तो ये बच्चों हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब इन पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, L की पावर n, L की पावर m और t की पावर माइनस m आ गई। इनको मजीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास L की पावर इधर n है तो ये भी m L की पावर m है, तो हम इसको इकट्ठा करके n जमा m लिख सकते हैं, t की पावर माइनस m। अब लास्ट पे हम क्या करते हैं कि कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। L की पावर 1 है, इधर L और इधर L इनको इक्वल रख लें और इधर t और ये t वाले फैक्टर को इक्वल रख लें। यहाँ से बच्चों n जमा m की पावर, ये पावर n जमा m है, इसकी 1 है, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगी n प्लस m इज इक्वल टू 1। और दूसरे नंबर पे आपके पास माइनस m है तो इसकी इधर वैल्यू -2 है, तो हमें मिल गई माइनस m इज इक्वल टू -2। यहाँ से ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो मैथ की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। ओके बच्चों, अब n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 1 में क्या करेंगे, ये m की ही वैल्यू 2 पुट करते हैं। 2 पुट की 2 इधर आके माइनस होगी तो n की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। मतलब m2 आया और n1 आया। मैं यहाँ पे इस फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल आ गया बच्चों, r की पावर कितनी आई भला आपके पास, r की पावर n है तो -1 और v की पावर m कितनी आई 2। तो इसको बेटे अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट लिखूं तो v स्क्वायर ओवर r भी मैं लिख सकता हूँ, कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो तो a इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला ड्राइव हो गया हमारे पास। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास ये न्यूमेरिकल्स थे चैप्टर नंबर 1 के। होप्स तो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोग।